नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा है आप तक मेरी पिछली वीडियो पहुंच गई होगी और साइंस की भी आप देख रहे होंगे। आपको जो है सब्सक्राइब और लाइक करना है और कमेंट्स करना है, जिससे अन्य जो फैकल्टी है उनका उत्साहवर्धन हो सके। तो अब एसी थ्योरी में अपन चल रहे थे और कल मैंने आपको सारे सर्किटों के बारे में बताया। अब मैंने ये भी कहा कि हम सी परपथ पर यानी धारिता युक्त परपथ पर जाने से पहले हमको एक युक्ति पढ़नी पड़ेगी और वो है संधारित्र कैपेसिटर। जिसे आप कंडेंसर भी कहते हैं और आप इसे धारित्र भी कहते हैं। इसके आप जो नाम सुनेंगे वो एक तो संधारित्र सुनेंगे, एक धारित्र सुनेंगे और इंग्लिश में भी इसके दो नाम सुनेंगे आप, एक कैपेसिटर सुनेंगे और एक आप कंडेंसर सुनेंगे। बात यहां हम दोनों शब्दों में जो आ रहा है वो है धारित्र। उसमें संधारित्र कहा जा रहा है, इसमें केवल धारित्र कहा जा रहा है। तो कैपेसिटर या संधारित्र का कार्य क्या है? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किटों में प्रेरक करंट को पश्चगामी कर देते हैं और मैंने ये बताया संधारित्र जो है धारा को लीड कर देता है। तो संधारित्र वास्तव में आवेश को या धारिता को आवेश के रूप में भंडारण करने वाली युक्ति। ये किसको भंडारण करता है? आवेश को। तो आवेश को भंडारण करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? धारित्र। और आवेश भंडारण करने की क्षमता, आवेश भंडारण करने की क्षमता, कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता। इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आवेश भंडारित हुआ और आवेश धारण करने की क्षमता को, भंडारण करने की क्षमता को धारिता कह रहे हैं। तो धारिता का सूत्र C बराबर आवेश को किसी वोल्टता स्रोत से जो युक्ति संधारित्र जो है वो भंडारण करेगी जितना, वो उसकी धारिता कहलाएगी।
तो यहां धारिता का मात्रक देखें तो कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को बाद में फैराड कहा गया। तो धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या हुई? फैराड, और फैराड का अर्थ होता है कूलाम प्रति वोल्ट। अब उस युक्ति की बात करें हम जो इसको धारण कर रही है आवेश को, तो एक संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो है, उसकी संरचना अगर देखें क्या देखें? संरचना। तो वास्तविक रूप से उसमें दो समांतर पट्टियां होती हैं और उनके बीच परावैद्युतिक पदार्थ भरा जाता है और इन प्लेटों का संबंध लीडों के माध्यम से जो है वोल्टता स्रोत से किया जाता है। किससे किया जाता है? वोल्टता स्रोत से। और जितनी उसकी कैपेसिटी है जितने वोल्ट से उसे जोड़ा गया है उसी हिसाब से वो आवेश का भंडारण करेगा। तो यह संरचना से कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि संरचना के आधार पर एक संधारित्र की धारिता कितने कारकों पर या कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो एक तो इसमें पट्टियां हैं, तो पट्टियों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी मात्रा में आवेश का भंडारण हो जाएगा। तो पट्टियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्टेप, पहला जो कारक है वो क्या होगा? पट्टियों का क्षेत्रफल। दूसरा, इनके बीच जो परावैद्युतिक पदार्थ भरा गया है उस पर भी निर्भर करेगा, जिससे एक पट्टी से दूसरी पट्टी पर आवेश क्षरण होकर के जाए। इसलिए परावैद्युतिक सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब पट्टियों के बीच की दूरी आप कम करेंगे या पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो भी आपके उस संधारित्र की धारिता प्रभावित होगी। पट्टियों का के बीच की दूरी। अब देखिए, एक हम जानते हैं कि ये पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है और इसका संयोजन जो है तारों के जरिए कोई वोल्टता स्रोत से होगा। तो उस स्थिति में आपके पट्टियों में के ताप परिवर्तित होंगे और हम देखते हैं कि ताप बढ़ने के कारण भी हमारे बाधाओं में प्रभाव पड़ता है।
तो तापमान पर, एक धारिता किस पर निर्भर करेगी? तापमान पर। तो धारिता को प्रभावित करने वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कारक हुए संरचना के आधार पर। अब देखिए कि संधारित्र दो प्रकार के आपने पढ़ेंगे। एक तो ध्रुवीय, एक तो कैसा होता है? ध्रुवीय। और ध्रुवीय उसे कहते हैं जिसकी पोलरिटी हो, पोलरिटी, जिसकी क्या हो? पोलरिटी। तो वो ध्रुवीय संधारित्र के नाम से जाने जाएंगे और इनको डीसी परपथों में प्रयुक्त करेंगे। तो आपने देखा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो डीसी में भी काम में ली जाती है और एसी में भी काम में ली जाती है। तो एसी में जब संधारित्र जो प्रयुक्त किया जाएगा वो अध्रुवीय संधारित्र कहलाएगा, जिसमें ध्रुवता का कोई चेंज होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोलरिटी कुछ भी हो, कैसे भी जोड़ दिया जाए, ऐसे संधारित्र ध्रुवीय संधारित्र कहलाते हैं। और इनका प्रयोग एसी सर्किटों में किया जाता है, एसी परपथों में। अब जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कैपेसिटर का, वो आज आपको विचार करना है कि एक संधारित्र जो है कैसे वोल्टता स्रोत से जोड़ करके और आवेश का भंडारण करता है और धारा को कैसे आगे बढ़ा देता है। क्यों हम कह रहे हैं कि संधारित्र धारा को अग्रगामी कर देता है, परपथ की धारा को क्या कर देता है? लीड। इस पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मनन करना है और कमेंट्स करना है कि क्या आप इस स्थिति को समझना चाहते हैं या केवल आप संधारित्र के कार्यों से ही संतुष्ट हैं। तो संधारित्र के कार्य में पहला कार्य हो गया धारा को अग्रगामी करना। तो एक संधारित्र क्या करता है? धारा को अग्रगामी करता है। दूसरा संधारित्र से क्या कार्य किया जा सकता है? कला विभाजन। क्या? कला विभाजन। स्लिप्ड फेज। और ये आप एसी मोटरों में जो है प्रेरण मोटरों में देखते हैं कि हमारे एसी में स्पंदित चुंबकीय फ्लक्स होता है, जिसके कारण रोटर जिस दिशा में घुमाते हैं उसी में घूम जाता है और वो स्वचालित नहीं होती। उन्हें स्वचालित करने के लिए कला विभाजन किया जाता है। तो उसके लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त कर रहे हैं हम? कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर कैसे कला विभाजन करना है ये आपको सोचना है। तो दूसरा कार्य क्या हुआ, कला का विभाजन करना, फेज को स्लिप कर देना। तीसरा जो मैं प्रेरकीय परपथ में आपको प्रश्न में बता चुका हूं कि आर्क कहीं पर उत्पन्न होता है तो कैपेसिटर समांतर में लगा करके और हमें उस आर्क को समन कर सकते हैं। तो तीसरा कार्य यहां से निकल करके आया, जो प्रेरक में मैंने एक प्रश्न बताया था उस पर वीडियो पर गौर करके देखना, कि नमस्कार, मैं आपको, अवरोध के लिए थोड़ा खेद है, मैं आपको तीसरा कार्य बताया था मैंने, चिंगारी को समन करना या दबाना, कैपेसिटर का तीसरा कार्य है। चौथा कार्य जो है कैपेसिटर का या संधारित्र का, वो है रेडियो व्यतिकरण प्रभाव को कम करना। और पांचवा कार्य है आपका क्षण दीप्ति, जिसे क्षणिक दीप्ति भी कहा जाता है, यानी स्कोपिक प्रभाव को कम करना है। रेडियो व्यतिकरण प्रभाव, रेडियो इंटरैक्शन को कम करने के लिए भी कैपेसिटर लिए जाते हैं और क्षणिक दीप्ति प्रभाव को यानी स्टेकोस्कोपिक प्रभाव को भी कम करने के लिए कैपेसिटर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब कहाँ हमको श्रेणी में जोड़ना है और कहाँ समांतर में, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए आप कि क्या ये तो एसी के कार्य हुए, क्या डीसी में कैपेसिटर प्रयुक्त नहीं किया जाता? क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डीसी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो डीसी में कैपेसिटर का कार्य क्या है? ये एसी को पथ प्रदान करता है और डीसी को अवरुद्ध करता है। फिल्टर परपथों में विशेष कार्य यही है इसका कि डीसी में जो स्पंद बने रेक्टिफायरों से प्राप्त, जब हम डीसी होती है उसकी आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्मूथिंग डीसी प्राप्त करने के लिए हम जो है रेक्टिफायर के बाद फिल्टर सर्किट जोड़ते और वहाँ कैपेसिटर का प्रयोग जो है करते हैं, क्योंकि तीन ही चीजें हैं जो फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी, एक प्रतिरोध, एक कैपेसिटर और एक प्रेरक। अब बात आती है कैपेसिटर के प्रकारों की, टाइप्स की। तो टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार में बांटा गया शुरू में, कि एक तो ध्रुवीय संधारित्र, पोलर कैपेसिटर, और एक अध्रुवीय संधारित्र, अध्रुवीय संधारित्र।
नॉन पोलर। फिर ऐसे संधारित्र, उनको भी दो भागों में बांटा गया कि ऐसे संधारित्र जिनकी धारिता स्थिर रखी जाती है, स्थिर संधारित्र में रखे गए, और ऐसे संधारित्र जिनकी धारिताओं को हम परिपथों में परिवर्तित कर सकते हैं, वो परिवर्ती संधारित्र कहलाए। वेरिएबल कैपेसिटर कहलाए। सामान्य एसी में जो कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है उसका सिंबल आप ऐसे व्यक्त करते हैं। अगर डीसी ध्रुवीय है, पोलर है, तो उसे इस तरीके से सिंबलिंग किया जाता है। वेरिएबल है, परिवर्ती है, तो आपका ऐसे उसे आईएसआई द्वारा सिंबल किया जाता है। अब स्थिर संधारित्रों में परावैद्युतिक माध्यम के आधार पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा काम में लिया जा रहा है, ऐसे इनके नाम मिलेंगे आपको कि पहला है अभ्रक संधारित्र, माइका कैपेसिटर, दूसरा है सिरेमिक संधारित्र। इसको सिरेमिक को संधारित्र में जो है सिरेमिक परावैद्युतिक सामर्थ्य काम में ली जाती है। तीसरा जो आपका प्रकार है वो कागज संधारित्र, परावैद्युतिक के रूप में कागज संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, पेपर कैपेसिटर। फिर आपके विद्युत अपघट्य कैपेसिटर, विद्युत अपघट्य कैपेसिटर संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये आपके स्तर पर नॉन पोलर और पोलर दोनों ही होते हैं, यानी ये डीसी में भी प्रयुक्त किया जाता है और एसी में भी। हालांकि पोलर में और भी आते हैं, यूं तो कैपेसिटर के 47 प्रकार है, लेकिन हमारे कोर्स में विद्युत अपघट्य है जो नॉन पोलर और पोलर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एसी और डीसी में प्रयुक्त किया जाता है। अब तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो द्रव्य भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, उस आधार पर भी विद्युत अपघट्य। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आईएसआई द्वारा इलेक्ट्रिक रूलों में विद्युत अपघट्य संधारित्र को ही वरीयता दी जाती है। अब इसके बाद जो आता है वो आपका है प्लास्टिक संधारित्र। अब प्लास्टिक में भी कई प्रकार के प्लास्टिक के रूप जो है निर्मित हैं, उनमें उसी हिसाब से प्लास्टिक संधारित्रों को बांटा गया है। फिर आपका परिवर्ती संधारित्र में आता है परिवर्ती संधारित्र, वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें हमारे दो प्रकार हैं, एक तो वायु संधारित्र, एक
पेंडर्स या टेमर्स, पेंडर्स एंड टेमर्स संधारित्र, जिसे प्रतिघाती घातक संधारित्र भी कहा जाता है, बैरिएक्टर कैपेसिटर भी कहा जाता है। वायु संधारित्र में, एयर कैपेसिटर में धारिता को परावैद्युतिक माध्यम और पट्टियों के क्षेत्रफल के आधार पर परिवर्तित किया जाता है, जबकि पेंडल रॉड से मर्स या प्रतिघातक संधारित्रों में धारिता को 3 कारकों से पट्टियों का क्षेत्रफल कम या अधिक करके, दूसरा पट्टियों के बीच की दूरी कम या अधिक करके, तीसरा परावैद्युतिक सामर्थ्य मटेरियल को कम या अधिक करके, स्ट्रेंथ को कम करके। तो आज आपने कैपेसिटर के प्रकार देखे। अब हम संधारित्र के दोष देखेंगे और वो दोष कल देखेंगे हम। अब मैं ऐसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहा हूं कि आपको सोचना है कि कौन कौन से दोष कैपेसिटर में होते हैं और डीसी संधारित्रों में दोषों की जांच कैसे की जाती है और एसी संधारित्र में दोषों की जांच कैसे की जाती है। धन्यवाद।